जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल फरूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान। और सेकेंडरी बायोलॉजी में हमने लास्ट टाइम कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स को डिस्कस किया था कि कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस में क्या फर्क है, पॉलीजीन्स की डेफिनेशन क्या है, पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होती है, और फिर वीट कलर को एज एन एग्जांपल रख के सारी बात को डिस्कस किया था कि ह्यूमन हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, ये सारे कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। और एंड पे हमने रोलर और नॉन रोलर को डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है जीन लिंकेज, कि जीन लिंकेज क्या है और लिंकेज ग्रुप्स क्या हैं। और एक टॉपिक जो कि हमने चैप्टर नंबर 21 में भी पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर, कि जीन्स और डीएनए के क्रोमोसोम सेगमेंट्स आपस में इंटरचेंज कैसे होते हैं, ये पढ़ना है। और एंड पे एक टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जिसका इन तीनों टॉपिक्स का एक दूसरे के साथ लिंक है। जीन लिंकेज का क्रॉसिंग ओवर के साथ लिंक है, क्रॉसिंग ओवर का जीन लिंकेज के साथ लिंक है, और इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के साथ लिंक है। यानी इन तीनों टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए साथ एक ही लेक्चर में पढ़ा रहा हूं। इन तीनों में से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट मैं भी बताऊंगा, 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है, ये आने ही आने हैं पेपर में, ये पूछ जाने ही जाने हैं। और अगर ये एमसीक्यू आपको एफएससी लेवल पे नहीं आएंगे तो एमडी कैट लेवल पे आने ही आने हैं। तो इसलिए आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है और एंड तक मेरे साथ चलना है, ताकि इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लें और पिक कर लें और पेपर में गलती ना करें। ठीक है, जीन लिंकेज पे सबसे पहले आते हैं कि जीन लिंकेज क्या है। जीन लिंकेज की बात को आसानी से पहले ये समझना है कि फॉर एग्जांपल समझो कि एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल होमोलोग पेयर, एक होमोलोग ये है, एक होमोलोग ये है। जो जीन यहाँ पे होंगी वही जीन्स उसी उसी लोकस पे सामने इसके यहाँ पर भी होंगी। अब ये जो एक क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, एक होमोलोग, और ये दूसरा इसी होमोलोगस पेयर का दूसरा होमोलोग। अब ये जो एक होमोलोग के ऊपर जितनी भी जीन्स पड़ी हुई हैं, ये सारी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ये सारी जीन्स जो एक क्रोमोसोम के ऊपर, एक होमोलोगस पेयर के एक होमोलोग के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो सारी आपस में लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई का मतलब यह है कि जब ये गमीट्स बनेंगे तो ये वाला क्रोमोसोम एक गमीट में आ जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम एक गमीट में आ जाएगा। इस तरह के हमारे पास 23 पेयर्स हैं ना, 23 होमोलोगस पेयर्स हैं। तो जब गमीट बनेगा तो 23 ये वाले एक तरफ आ जाएंगे और 23 ये वाले एक तरफ आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब गमीट बना तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स थी वो सारी की सारी इस गमीट में आ गई, और इस क्रोमोसोम के ऊपर जितनी जीन्स थी वो सारी इस गमीट के अंदर आ गई। इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर, होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर पेयर 2 होगा, उसकी जब गमीट्स बनेंगे उसकी सारी की सारी जीन्स एक गमीट में चली जाएंगी और वो दूसरा वाला क्रोमोसोम दूसरे गमीट में चला जाएगा। इस तरीके से होगा क्या कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स हैं वो सारी एक साथ जाएंगी गमीट के अंदर। तो वो जो सारी की सारी जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर है वो सारी की सारी आपस में लिंक्ड है, इस तरीके से कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रही, एक दूसरे से जुदा नहीं हो रही, बल्कि जब गमीट्स बनते हैं तो वो पूरी की पूरी जीन्स जो कि पूरे क्रोमोसोम के ऊपर हैं वो सारी की सारी इकट्ठी एक साथ गमीट में चली जाती हैं। तो ये जो इनका आपस में ताल्लुक है, जिसमें जीन्स सारी इकट्ठी रह रही हैं, एक साथ रह रही हैं, आपस में ताल्लुक में है, लिंक में है, इस फिनोमिने को बोलते हैं जीन लिंकेज। इस फिनोमिने को बोलते हैं जीन लिंकेज। इसको मैं बुक से जिस तरह से लिखा हुआ डेफिनेशन और क्या क्या पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल बात बस एक याद रखो कि हमारे पास कितने पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर्स हैं। हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स में हुआ क्या था, 23 मदर से आए थे, 23 फादर से आए थे। जो 23 मदर से फादर से आए हैं ना, ये सारे एक जैसे हैं, अलाइक हैं। फर्स्ट क्रोमोसोम के जैसा है, सेकंड के जैसा है, थर्ड के जैसा है, फोर्थ के जैसा है। इसका मतलब ये है कि जो ये एक एक जैसे वाले क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब इसका मतलब हमारे पास कितने पेयर्स हो गए, 23। तो जो ये 23 क्रोमोसोम्स होमोलोग ये हो गए और 23 क्रोमोसोम ये हो गए। जब गमीट्स बनेंगे तो ये 23 एक में चले जाएंगे और ये 23 एक में चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो जो एक पूरा क्रोमोसोम था, एक होमोलोग पेयर का एक क्रोमोसोम था, तो वो जब गमीट बना तो उसकी सारी जीन्स एक गमीट में चली गई। इसका मतलब यह है कि वो सारी की सारी इकट्ठी गई है ना। ऐसा तो नहीं ना हुआ कि वो उनमें से 3-4 कहीं हम नहीं जा रहे, सारे के सारा क्रोमोसोम पूरे का पूरा गया है गमीट के अंदर और सारी की सारी जीन्स इकट्ठी गई है गमीट के अंदर। इसका मतलब यह है कि वो जब गमीट दूसरे गमीट से मिलेगा और जाइगोट बनेगा तो वो सारी की सारी जीन उस क्रोमोसोम में उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चली जाएंगी, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर चली जाएंगी। इसका मतलब यह है कि वो जीन्स सारी एक साथ रही हैं, इकट्ठी रही हैं, बल्कि अलग नहीं हुई, जुदा नहीं हुई। तो ये जो जीन्स हैं जो कि आपस में इकट्ठी रह रही हैं एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, इसको बोलेंगे जीन लिंकेज। इसको यहां से देखो कि बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक कहता है जीन लिंकेज। अब जीन लिंकेज की बात समझने वाली क्या है, वो ये है कि देखो ना, इंसान के अंदर कितनी जीन्स है, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स है इंसान के अंदर, और उन थाउजेंड्स ऑफ जीन्स की टोटल कितनी अलील्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। तो इसका मतलब इतनी सारी जीन्स हैं लेकिन क्रोमोसोम में थोड़े से हैं। क्रोमोसोम कितने, 46। तो इसका मतलब यह है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन तो नहीं होगी ना। अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होती फिर तो टोटल 46 जीन्स आ सकती थी बस। लेकिन 46 जीन्स तो नहीं टोटल हमारे पास है, हमारे पास तो बहुत सारी जीन्स है, हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स है हमारे पास। तो इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स होंगी।
एक ही क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स होंगी तो फिर 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर इतनी सारी जीन्स पूरी आएंगी ना। तो वो जो एक क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक जीन नहीं है, बल्कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स हैं। तो जो एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स हैं वो सारी इकट्ठी हैं, वो एक साथ है, और उन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है मिलके उसको बोलेंगे लिंकेज ग्रुप। क्या बोलेंगे? लिंकेज ग्रुप। अभी बात को आसान रख रहा हूं, अभी इस बात को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करूंगा। जीन लिंकेज, देखो क्रोमोसोम्स का नंबर कम है लेकिन जीन्स का नंबर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ईच क्रोमोसोम कॉन्टेन्स मैनी जीन्स, हर क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स रिजाइड कर रही होंगी। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है इसकी? ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, वो तमाम जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं, आर लिंक टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। लिंक्ड का मतलब ये है कि वो आपस में फिजिकली भी लिंक्ड है, ऑब्वियस सी बात है, सारा डीएनए ही है जो कि जीन्स बना रहा है, और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ फॉस्फोडेस्टर लिंकेज का जुड़े हुए हैं, वैसे भी लिंक्ड है। लेकिन मतलब ये कि रह रही हैं, साथ रह रही हैं, साथ साथ ही आगे जा रही हैं, इसलिए इनको कह रहे हैं कि आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। दिस फिनोमेना, ये अमल, ये प्रोसेस ऑफ स्टेइंग टुगेदर, जो कि साथ रह रही हैं, ऑफ ऑल द जीन्स, सारी जीन्स का साथ रहना, ये जो फिनोमेना है ऑफ अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की सारी जीन्स का एक साथ रहना, ये जो फिनोमेना है, दिस इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप या जीन लिंकेज। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप बन गया है, एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी जीन्स हैं, उन सारों का जो ग्रुप बन गया, दैट इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप, या इस फिनोमेना का नाम है जीन लिंकेज। मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन नहीं है, ज्यादा सारी जीन्स हैं, और वो सारी जीन्स एक साथ हैं, इकट्ठी हैं, और वो सारी जीन्स एक साथ आगे जाएंगी जब गमीट बनेगा। तो वो जो सारी की सारी जीन्स इकट्ठी हैं ना एक साथ, उनको बोलेंगे लिंकेज ग्रुप या जीन लिंकेज। सिंपल, सही हो गया। ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर सारी जीन्स जो लोकेटेड है आर लिंक्ड, वो अटैच हैं एक दूसरे के साथ, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फिनोमेना, दिस फिनोमेना, फिनोमिना को अगर सिंगुलर लिखना हो ना तो हम फिनोमिनॉन लिखते हैं, पढ़ते इसको फिनोमिना ही है, पढ़ना इसको फिनोमिना ही है, लेकिन वैसे इसका फिनोमिनन, इसकी जो स्पेलिंग है, ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की सारी जीन्स जो एक साथ हैं, उसको बोलेंगे उसका लिंकेज ग्रुप। एक इंडिविजुअल में जितने उसके होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ना, उतने उसके पास लिंकेज ग्रुप्स होंगे। मतलब देखो 23 पेयर्स हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स के, जब गमीट बनेंगे तो 23 क्रोमोसोम्स एक गमीट में आ जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स एक गमीट में आ जाएंगे। इसका मतलब जो 23 क्रोमोसोम्स हैं उसमें एक एक क्रोमोसोम, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये एक एक क्रोमोसोम की जितनी जीन्स है ना वो सारी साथ रही हैं, वो पूरी की पूरी इकट्ठी आ गई गमीट के अंदर। तो जो 23 इधर है और 23 इधर है, ये तो अलग अलग हो गई ना, ये तो अलग हो गई, और ये अलग होकर डिफरेंट क्रोमोसोम के लिए चली गई। तो हमारे अंदर 46 जीन लिंकेज ग्रुप्स नहीं है, बल्कि कितनी है? 23, क्योंकि जो ये 23 है ये एक साथ रहेंगे, फिर जब आगे 23 से मिलेंगे, फिर वो आगे जब गमीट्स बनाएंगे फिर 23 अलग। तो उसका मतलब ये है कि जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, और जो हर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं, वो एक लिंकेज ग्रुप है एक क्रोमोसोम के ऊपर। तो कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास? 23, जो कि इकट्ठे रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, गमीट में जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास टोटल कितने लिंकेज ग्रुप्स हो गए? 23। जितने भी किसी इंसान के पास, किसी ऑर्गेनिज्म के पास क्रोमोसोम्स होंगे, कितने क्रोमोसोम होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। फॉर एग्जांपल पी के पास 14 क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस कितने? 7, तो उसके पास 7 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। अनियन के पास क्रोमोसोम कितने? 16, अगर उसके, तो इसका मतलब उसके होमोलोगस कितने होंगे? 8, तो उसके पास 8 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। चिंपैंजी के पास कितने क्रोमोसोम? 48, तो उसका मतलब उसके पास होमोलोगस पेयर कितने हुए? 24, तो उसके पास 24 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। जितने लिंकेज ग्रुप्स उतने होंगे जितने होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक हो गया? अच्छा, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो जीन लिंकेज है, इट इज अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स ऑन क्रोमोसोम। फिजिकल रिलेशनशिप का मतलब, कहने का मतलब यह है कि यार ये आपस में फिजिकली अटैच है एक दूसरे के साथ, सिर्फ हम कहानी नहीं डाल रहे, कोई हम ख्याली पुलाव नहीं बना रहे, असल में वाकई में जीन्स अटैच हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, जितनी भी आपस में साथ में अटैच हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर द लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन ब्लॉक। एन ब्लॉक एक वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होती है। एन ब्लॉक का मतलब होता है स्टेइंग टुगेदर, द ऑल द जीन्स आर प्रेजेंट इन द ग्रुप। तो सारी की सारी जब एक ग्रुप में हो तो उसको हम बोलेंगे कि यार दिस इज एन एन ब्लॉक। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उस क्लास में फ्रेंड्स हैं, सहेलियां आपस में, वो सारी इकट्ठी बैठती हैं, इकट्ठी खाती हैं, इकट्ठी जाती हैं, इकट्ठी जो है ना वो वैन में से उनको कॉलेज से घर लेके जाते हैं, तो वो इकट्ठी टूर पे जाती हैं, तो इकट्ठी जाती हैं सारी, वो इकट्ठी रह रही हैं, तो वो उनको हम बोलेंगे दिस इज एन एन ब्लॉक। ये एक एन ब्लॉक है। एन ब्लॉक का मतलब ये है ग्रुप दैट इज लिविंग टुगेदर और स्टेइंग टुगेदर। तो असल में जो ये जीन्स हैं, जो कि लिंक्ड जीन्स हैं, ये एक क्रोमोसोम के ऊपर एक साथ रह रही हैं, तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो ये लिंक्ड जीन्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन ब्लॉक। और जो ये एन ब्लॉक है, इन्होंने इन एन ब्लॉक की फॉर्म में जो असल में ग्रुप बनाया हुआ है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड अ लिंकेज ग्रुप, इन द फॉर्म ऑफ अ लिंकेज ग्रुप। ये लिंकेज ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने, या फिर जीन लिंकेज बनाई हुई। ठीक हो गया? लिंकेज ग्रुप्स कितने होंगे? कितने लिंकेज ग्रुप होंगे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर? जितने उसके अंदर होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जीन लिंकेज ग्रुप्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी इंसान के पास कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। तो हमारे पास कितने लिंकेज ग्रुप्स होंगे? 23। मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी हैं, तो मैन के कितने होंगे? 23।
सारे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर आप लिंकेज ग्रुप्स आपको पूछा जाए तो वो आपको कहना जी आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इसमें तो लिंकेज ग्रुप लिखा ही नहीं हुआ। जितने क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स तो आपने याद किए ना किस किस के अंदर कितने हैं, 20 के स्टार्ट में भी क्रोमोसोम्स लिखे हुए थे। वो चैप्टर में 20 के स्टार्ट में पहला पैराग्राफ में सारे क्रोमोसोम लिखे हुए थे, किसके इतने इसके इतने। तो कॉर्ड में 20 है तो कितने होमोलोगस, अगर आपको पूछ रहे कितने लिंकेज ग्रुप है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई, आधे करने जितने मतलब होंगे टोटल क्रोमोसोम उसके पेयर कराएंगे तो होमोलोगस पेयर बन जाएगा ना, उतने जीन लिंकेज ग्रुप्स होंगे। ठीक हो गया। तो ये आ गया जनाब हमारे पास इसकी डेफिनेशन, ये आ गया कि जी इसका फिजिकल रिलेशनशिप है और एक एन ब्लॉक की फॉर्म में पड़े होते हैं, और कितने होते हैं लिंकेज ग्रुप, जितने होमोलोगस नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने होंगे। समझ में आ गई बात। दो एग्जांपल्स बुक वाले ने दिए हैं, एक एक्स क्रोमोसोम की एग्जांपल दी है और एक क्रोमोसोम नंबर 11 की एग्जांपल दी है। उसने कहा कि जो जीन्स हैं फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और गाउट। कलर ब्लाइंडनेस, बंदे को कलर्स डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होगी। हीमोफीलिया, बंदे का ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये दोनों बीमारियां हमने इसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करनी है आगे नेक्स्ट। एंड गाउट, गाउट एक गाउटी आर्थराइटिस, एक फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है। इन तीनों को कॉज करने के लिए जो जीन्स हैं, अलील्स हैं, जो कि डिफेक्टिव अलील्स हैं, जो कि डिजीज कॉज कर सकती हैं, ये किसके ऊपर पड़ी हुई है जीन्स, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। तो असल में इसका मतलब ये हुआ कि कलर ब्लाइंडनेस की जीन, हीमोफीलिया की जीन और गाउट की जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के उसके ऊपर। इसका मतलब ये जो तीनों जीन्स हैं, कलर ब्लाइंडनेस की, हीमोफीलिया की और गाउट की, ये तीनों क्या हैं, लिंक्ड जीन्स हैं। ये सारी की सारी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है। तो जो भी जीन्स किसी भी ट्रेट की, किसी भी बीमारी की, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की, किसी भी फिनोटाइप की एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होंगी, तो वो सारी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है उनको बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर कौन सी है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को बार बार डिस्कस कर लिया, चैप्टर में 20 में भी डिस्कस कर लिया, फर्स्ट में भी डिस्कस किया चैप्टर में 2 के अंदर। ल्यूकीमिया इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर, और फर्स्ट में डिस्कस किया था। एंड एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेलानोसाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करते स्किन के अंदर, और बंदा जो है ना बिल्कुल चिट्टा हो जाता है और अल्बाइनो हो जाता है। आपने देखा होगा गोरे गोरे होते हैं, भूरे बाल होते हैं, आंखें नीली होती हैं, ये अल्बाइनो होते हैं। जैसे हमने व्हाइट कैट के बारे में पढ़ा था, इस तरह से इंसानों में भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एल्बिनिज्म। तो सिकल सेल एनीमिया की, ल्यूकीमिया की और एल्बिनिज्म की जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर पड़ी हुई है। इसका मतलब ये तीनों आपस में लिंक्ड जीन्स हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर पड़ी हुई है। एग्जांपल दिया उसने कि क्रोमोसोम नंबर एक्स के ऊपर 3 जीन्स की एग्जांपल दिया, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर 3 जीन्स की एग्जांपल दिया है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया में डिटेल में पढ़ लेना है तो आपको पता चल जाना है कि एक्स के ऊपर है, और गाउट, ये तीन याद कर लो कि एक्स के ऊपर है। सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया और एल्बिनिज्म, ये तीनों क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर है। सही। अच्छा, अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी जीन्स हैं वो सारी आपस में लिंक्ड है और उनको बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। क्या लेकिन ये क्या बात इतनी आसान है? नहीं, इतनी आसान नहीं है। क्या मुश्किल क्या है इस बात में? मुश्किल ये है, थोड़ा सा ट्रिक है कहानी में। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि देखो कि जो अलीज, फॉर एग्जांपल मैं यहां से ना इसकी ये क्रॉसिंग ओवर कर देता हूं, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। फॉर एग्जांपल एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम था, अब दो क्रोमेटिड्स वाला बना रहा हूं ना, मियोसिस वाला, ठीक है, जो कि इंटरफेज में डबल हो चुका है पहले से एस फेज के अंदर। एक ये था, एक ये था, ये होमोलोगस पेयर था। सही। इसके ऊपर ये 3 जीन्स पड़ी हुई थी, और यहां पर एक जीन थी, यहां पर एक जीन थी, ये जीन्स थी, ठीक है। और इसके भी सामने ये 3 जीन्स थी, और फिर ये जीन थी, और फिर ये, तो जो होंगी वो सामने आमने सामने होंगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि ना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम का डीएनए सेगमेंट एक्सचेंज हो गया। ये वाला डीएनए उड़ के इधर चला गया, ये वाला डीएनए उड़ के इधर चला गया, ये वाली जीन्स इधर आ गई, और ये वाली जीन्स इधर आ गई। ये हो गई क्या? ये हो गई क्रॉसिंग ओवर। ये वाली जीन्स क्या हो गई? क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो ये 3 जीन्स थी ना, ये 3 जीन्स इधर थी और ये वाली 3 इधर थी। सही है ना? ये 3 जीन्स इस जीन के साथ थी, ब्लू वाली के साथ थी, एक क्रोमोसोम के ऊपर। लेकिन क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ कि वो जीन्स उड़ के दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चली गई, तीनों। क्योंकि डीएनए का एक पूरा सेगमेंट एक्सचेंज हुआ है ना, एक जीन नहीं एक्सचेंज होती, बल्कि डीएनए का पूरा सेगमेंट उड़ के एक्सचेंज होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये वाली जीन इधर ही रह गई, ये भी इधर ही रह गई, ये उसकी भी उधर ही रह गई, लेकिन ये वाली 3 आपस में उड़ के एक्सचेंज होगी। अब देखो, जो जीन्स आपस में साथ साथ पड़ी थी, 1 2 3, ये साथ साथ पड़ी हुई थी जीन यहां पर ब्लू वाले के ऊपर, क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी ये जीन्स इकट्ठी रही हैं, पास पास थी ना, इकट्ठी थी। तो जब क्रॉसिंग हो रही तो सारी की सारी उड़ के चलेंगी एक साथ। लेकिन ये 3 जीन इस जीन को छोड़ के चली गई क्रॉसिंग ओवर में। तो इसका मतलब ये है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी जीन्स हैं वो सारी आपस में लिंक्ड हैं। हाँ है, ठीक है, लिंक्ड है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर में ये लिंक्ड जीन्स एक दूसरे को छोड़ के भी जा सकती हैं। देखो, चली नहीं गई, वो 3 ब्लू वाली उधर चली गई और रेड वाली इधर आ गई, चली गई ना जीन्स छोड़ के। लेकिन देखो, क्रॉसिंग ओवर के बावजूद जो जीन्स टाइटली पैक्ड हैं, साथ साथ लोकस के ऊपर पड़ी हुई हैं, जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो वो तीनों उड़ के दो सामने चली गई, उनकी जगह 3 सामने वाली इधर आ गई।
इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद ये तीन इकट्ठी रही, ये तीन अलग नहीं हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर साथ साथ पड़ी हुई होंगी और टाइटली लिंक्ड लोकाई के साथ पड़ी हुई होंगी और जो बिल्कुल साथ साथ अटैच्ड होंगी, वो ज्यादा बेहतर लिंक्ड होंगी और वो बिल्कुल कभी भी सेपरेट नहीं होंगी, बजाय इसके वो जीन्स जो कि दूर दूर पड़ी होंगी। अब ये तीन के साथ ये चौथी वाली जो जीन थी ये दूर पड़ी हुई थी, तो जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो ये उड़ के चली गई लेकिन ये नहीं गई, तो इसका मतलब वो तीन इससे अब अलग हो गई, होगी ना अलग। इसका मतलब यह है कि वो चीन चली गई इसको छोड़ के, ये नहीं जा सकी, उसका मतलब अलग हो गई अब। लेकिन वो जो तीन थी वो तीन अभी भी इकट्ठी हैं, तो वो क्रॉसिंग ओवर में इकट्ठी चली गई। तो उसका मतलब यह है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स हैं वो सारी जीन लिंकेज में, हाँ ठीक है। लेकिन क्या ये जीन लिंकेज कभी भी चेंज नहीं हो सकता है क्रॉसिंग ओवर में हो सकता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर में भी देखो कि वो जीन्स जो कि साथ साथ पड़ी हुई हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो साथ ही जाएंगी, वो तीनों की तीनों इकट्ठी चली जाएंगी, चार की चार इकट्ठी चली जाएंगी जो पास पास पड़ी हुई होंगी, और जो दूर होंगी उनके चांसेस ज्यादा हैं सेपरेट होने के। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉसिंग ओवर में जो जीन्स टाइटली लिंक्ड हैं वो भी सेपरेट नहीं होंगी, वो लिंक्ड ही रहेंगी नेक्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर जाके भी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम के जाके भी। लेकिन जो दूर दूर होंगी, फार अपार्ट होंगी जीन्स, वो क्रॉसिंग ओवर में एक दूसरे के साथ सेपरेट हो सकती हैं और वो फिर मजीद लिंक्ड नहीं रहेंगी। लिंक तो तब रहती है ना जब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर रहती है, तो वो तो उड़ के दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर चली गई। इसका मतलब यह है कि वो लिंक्ड नहीं रही, जो दूर दूर होंगी उनके सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो पास पास होंगी वो सेपरेट होके भी इकट्ठी ही चली जाएंगी सारी साथ। समझ में आ रही है बात? तो अब समझो कि फॉर एग्जाम्पल अगर 7 दोस्तों का एक ग्रुप था, तो उसमें से 3 दोस्तें जो है ना वो जरा ज्यादा पक्की दोस्तें थी, और जो बाकी थी वो 4 इतनी अच्छी दोस्तें नहीं थी, यानी वो ठीक ग्रुप में चल रहा था लेकिन उनका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं था। तो उनका डिसाइड हुआ कि यार हम कहाँ जाएं, तो 3 ने कहा हम यहाँ जाएंगे, एक ने कहा कहीं और जाएंगे, एक ने कहा कहीं और जाएंगे। तो वो जो 3 थी ना वो इकट्ठी चली गई एक जगह पर, और वो जो बाकी थी ना वो अलग 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 जगह पे चली गई। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो 3 थी वो जगह पे अगली जगह पे जाके भी इकट्ठी रही, और जो बाकी की 4 थी वो एक दूसरे सेपरेट हो गई एक दूसरे के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइटली लिंक्ड जीन्स होंगी वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी, चाहे क्रॉसिंग ओवर भी हो जाए। लेकिन जो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर हैं वो लिंक्ड जीन्स तो हैं, लेकिन अगर वो दूर दूर है तो वो एक दूसरे के ऊपर सेपरेट हो सकती हैं और वो फिर एक जीन लिंकेज के ग्रुप में नहीं रहेंगी। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, अब यही बात डिस्कस करनी है हमेशा हमने, कि ये बात डिस्कस करनी है कि ना ये जो जीन्स एक दूसरे से दूर दूर हैं और जो एक क्रोमोसोम के ऊपर हैं, ये आपस में जो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड है, ठीक है, तो वो इकट्ठी जाएंगी गमीट के अंदर, चाहिए ना। तो यही बात ना जब मेंडल का हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था ना, तो उसमें नहीं पढ़ा था कि भाई एक ट्रेड जो है ना वो दूसरी ट्रेड की निस्बत इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती है, कि सीड का कलर क्या होगा और सीड का शेप आपस में अटैच नहीं है, सीड कलर और सीड शेप इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही है इनटू गमीट्स। अब इन ट्रेड्स का इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होना इनटू गमीट्स, इस बात का ये बात शर्त रखती है कि जो ये ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही हैं, इन ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाली जीन्स अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर हो, क्योंकि ये पूरे का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है, आगे जा रहा है, सही है। तो जो अलील्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं वो तो इकट्ठी चली जाएंगी ना, जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर एलील्स हैं, वही इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकती हैं। तो वो लास्ट पैराग्राफ एक जो हमने जब मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट पढ़ा था तो मैंने छोड़ दिया था, सही, उसको मैं भी आज एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, लिंक्ड जीन्स हुज लोकाई आर क्लोज टू ईच अदर, वो जीन्स लिंक्ड जीन्स जिनका लोकस एक दूसरे के पास है, टाइटली लिंक्ड है, डू नॉट ओबे द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओबे नहीं करती, क्योंकि वो अपनी मर्जी से सॉर्ट नहीं होंगी, इकट्ठी ही जाएंगी, क्योंकि वो साथ साथ इतनी जुड़ के पड़ी हुई है कि वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो नहीं सकती। वो इंडिपेंडेंटली कैसे जाएंगे मीट में, वो तीनों तो इकट्ठी जाएंगी, अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकती, वो तो अकेले एक साथ है, लिंक्ड है। तो वो इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मेंडल्स के फॉलो नहीं करेंगी, एंड दे कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गमीट्स ड्यूरिंग मियोसिस और ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जब होगी मियोसिस में तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो इतनी टाइटली लिंक्ड है कि वो उड़ के साथ ही चली जाएंगी, इकट्ठी चली जाएंगी, सही। तो इसका मतलब यह है कि जीन्स के और ट्रेड्स के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने के लिए ये शर्त है कि वो जो ट्रेड्स हैं उसकी जो जीन्स हैं वो सेपरेट सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़ी हो। अगर वो सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़ी होंगी तो फिर ही वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकती हैं। अगर वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो फिर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकती। अच्छा, अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर है तो फिर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकती, नहीं। अच्छा, तो अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हो लेकिन बहुत बहुत दूर दूर हो तो फिर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकती है। हाँ देखो ना, ये थी, ये चली गई 3, ये नहीं गई, इसका मतलब वो 3 उड़ के चली गई, ये नहीं गई, इसका मतलब ये 3 इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, ये अपने हिसाब से जा रही है, अपने हिसाब से जा रही है ना। तो अगर
जो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं वो तो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो ही सकती है, तो कंफर्म हो गया ना, हर क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग जीन है, वो तो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो सकती है। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अगर दो जीन्स हैं जो कि दूर दूर पड़ी हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो सकती है। देख लो मियोसिस से वो 3 चली गई, वो नहीं गई, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो सकती है, वो भी हो सकती है। लेकिन जो जीन्स इकट्ठी पड़ी हैं साथ साथ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है और बिल्कुल टाइटली लिंक्ड लोकाई के ऊपर पड़ी हैं, वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट नहीं हो सकती, वो इकट्ठी ही जाएंगी मियोसिस में, क्रॉसिंग ओवर के बावजूद भी वो इकट्ठी चली जाएंगी नेक्स्ट क्रोमोसोम के पास। समझ में आ रही है बात की? तो मेंडल को ना कुछ नहीं पता था क्रोमोसोम्स वगैरह के बारे में। मेंडल ने जो 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स के बारे में पढ़ा ना, अब होना ये चाहिए था कि अगर 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स मेंडल ने पढ़े और वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे थे, तो उनको 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन पी के पास टोटल क्रोमोसोम ही 7 होमोलोगस पेयर्स हैं, पी के पास टोटल 14 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसको तो सातों को अलग अलग ट्रेट को अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर होना चाहिए था। लेकिन जो मेंडल ने जो ट्रेट्स पढ़ी थी वो 4 होमोलोगस पेयर्स के ऊपर थी, 7 के ऊपर नहीं थी, बल्कि किसके ऊपर थी, 4 के ऊपर थी। तो फिर हमने सोचा कि यार अगर 4 होमोलोगस पेयर्स के ऊपर ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन्स हैं और ये भी इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ जीन्स तो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर हो गई, जो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर हो गई वो तो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो ही रही है। लेकिन अगर 4 क्रोमोसोम के ऊपर 7 जीन्स हैं, इसका मतलब ये है कि जिन क्रोमोसोम्स के ऊपर दो दो जीन्स भी हैं, वो भी एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक नहीं है, बल्कि वो उस क्रोमोसोम के ऊपर दूर दूर पड़ी है। तो जब वो उस क्रोमोसोम के ऊपर दूर दूर पड़ी है, तो वो क्रॉसिंग ओवर में इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो सकती हैं। क्रॉसिंग ओवर जो है ना, वो जीन लिंकेज को तोड़ता है, क्रॉसिंग ओवर जीन लिंकेज को तोड़ता है। लेकिन जीन लिंकेज में वो जीन्स जो कि टाइटली लिंक्ड है, पास पास पड़ी हुई है, वो क्रॉसिंग ओवर के बावजूद भी नहीं टूटेंगी, एक दूसरे से अलग नहीं होंगी, बल्कि वो इकट्ठी चली जाएंगी मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होकर दूसरे क्रोमेटिड के ऊपर। तो मेंडल ने जो 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स पढ़ी, उसको कंट्रोल करने के लिए वो 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स थी, मगर वो दोनों जीन्स एक दूसरे से इतनी दूर दूर पड़ी हुई थी कि वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर सकती थी। अब देखो, जब भी हम लॉ पढ़ते हैं ना, उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखना होता है। F = ma, v = ir, डिफरेंट लॉज आप लोग पढ़ते हो जी, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ। बॉयज लॉ पढ़ा आपने, कहा जी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मगर क्या कांस्टेंट रखा? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आपने कहा जी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, बट क्या कांस्टेंट रखा? प्रेशर। इसका मतलब यह है कि आपको रूल बनाने में, लॉ बनाने में कोई चीज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, किसी चीज की शर्त डालनी पड़ेगी। अगर आप शर्त नहीं डालोगे तो लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की शर्त यह है कि अलील्स और जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट तब होंगी जब वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर हो, या फिर अगर वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं, तो वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर इतनी इतनी दूर हो कि वो म्यूसिस से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सके। जो टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगी। तो मेंडल का लॉ गलत हो गया? नहीं, हमने इंप्लीमेंटेशन लगा दी ना। हमने कहा कि वही जीन्स और एलील्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगी जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है। सिंपल, जो यहां एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है और वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दूर दूर है, वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगी, बाकी नहीं करेंगी। तो बाकियों के लिए तो लॉ भी नहीं बनाया, लॉ उनके लिए बनाया जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद है, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो कर रही है। ठीक है, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ये लिमिटेशन है और ये कांस्टेंट वैल्यू है जो हमने लेनी है। याद रखना आपने कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर होना शर्त है। इसलिए यहां पे क्या लिखा है, वहां से भी पैराग्राफ रीड करा दूंगा जो छोड़ा था, लेकिन यहां से देखना है कि क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है कि जी द लिंक्ड जीन्स whose loci are close to each other don't obey the Mendel's law of independent assortment and they cannot assort independently during meiosis or during crossing over। इसका मतलब ये है कि जो जीन्स पास पास होंगी वो नहीं जाएंगी, और जो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर है या एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो डिफरेंट लोकाई के ऊपर हैं दूर दूर, वो जा सकती हैं। सही है, तो जीन लिंकेज का मतलब यह है कि जीन्स साथ साथ रह रही है, इकट्ठी रह रही है जीन्स। 5 जीन्स फॉर एग्जाम्पल इकट्ठी थी, 6 जीन्स इकट्ठी थी, 6 जीन्स। ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है ना, इसकी वजह से वेरिएशंस आती है। क्या आती है? वेरिएशंस। तभी हम अपने पेरेंट्स की तरह के हैं लेकिन है नहीं, बहन भाई आपस में एक जैसे हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है। अब मीट में, स्पर्म में कहां कहां क्रॉसिंग ओवर हुई, कितनी जगह पे हुई, एग में कितनी जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुई, हमें नहीं पता। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हुई और लिंक्ड जीन सारी की सारी उड़ के इकट्ठी चली गई, तो इसका मतलब यह कि लिंक्ड जीन सारी साथ ही रह रही हैं। तो ये क्या करेंगी? चूंकि लिंक्ड जीन सारी साथ ही रह रही हैं, तो ये मजीद वेरिएशंस, ज्यादा वेरिएशंस आने से प्रिवेंट कर रही है। अगर सोचो कि ये 5 भी अलग अलग हो जाती, ये 5 भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाती, इकट्ठी ना रहती, तो ज्यादा वेरिएशंस आ जाती, ज्यादा चेंजेस आ जाती, ज्यादा तब्दीली आ जाती पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें, है ना। और ब्रदर सिस्टर्स में आपस में ज्यादा वेरिएशन आ जाती है। अगर ये जो साथ रह रही है ये भी नहीं इकट्ठी, ये भी ना इकट्ठी रहती, भी अलग अलग चली जाती। तो जो ये जीन लिंकेज है, ये क्या करता है? जीन लिंकेज also minimizes the chances of genetic recombinations and variations among the offsprings। जीन लिंकेज प्रिवेंट कर रहा है जेनेटिक वेरिएशंस को और चेंजेस को और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस को, कि वो इंडिविजुअल्स में आए, के मीट्स में आए। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनाना चाह रही है, वेरिएशंस लाना चाह रही है,
और जीन लिंकेज उसको बचाना चाह रही है, ठीक है। तो जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की आपस में लड़ाई है, तो जीन लिंकेज को तोड़ेगी कौन? क्रॉसिंग ओवर। लेकिन वो जीन्स जो कि बहुत साथ पड़ी हुई हैं वो क्रॉसिंग ओवर में भी साथ चली जाएगी। सही हो गया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है चैप्टर 21 में जब हमने म्यूसिस पढ़ी थी। तो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर था, उसके दो दो क्रोमेटिड्स थे दोनों के। एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसके भी ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये और ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हैं, इनको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये वाले इनको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या होगा? पहले क्रोमोसोम पास पास आएंगे, साइनेप्सिस पर आके जुड़ जाएंगे। अब जो जुड़ेंगे, दिस पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक एंड एग्जैक्टली पॉइंटेड। मतलब इसकी पहली जीन के सामने इसकी पहली जीन होगी, इसकी दूसरी के सामने दूसरी, तीसरी के सामने तीसरी, पूरी पूरी एग्जैक्टली पॉइंटेड होगी। ऐसे नहीं कि उसकी पहली के सामने इसकी 10वीं जीन पड़ी है, ऐसे नहीं। जब पेयरिंग होनी है तो बिल्कुल आमने सामने साथ साथ जुड़ के पेयरिंग होनी है, एग्जैक्टली नाप के पेयरिंग हो गई। फिर उसके बाद वो कहीं कहीं पे जुड़ जाएंगे, जहां पे जुड़ेंगे उसको बोलेंगे क्लासमेटा फॉर्मेशन। फिर क्या होगा? इधर का डीएनए का सेगमेंट उड़ के इधर और इधर का डीएनए सेगमेंट उड़ के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम में एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स हुआ। बच्चे अक्सर एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट नहीं लिखते, कभी ये नहीं लिखते कि जी वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान हुआ है, कभी ये नहीं लिखते कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान हुआ है। कोई भी वर्ड अगर आप मिस करेंगे डेफिनेशन पूरी कट जाएगी। तो डेफिनेशन को ध्यान से लिखना है कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ डीएनए सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। लिंक्ड जीन्स क्रॉसिंग ओवर सेपरेट हो जाएगी। हाँ, ये देखो, ये तीन, ये वाली तीन ब्लू वाली और ये चौथी ब्लू वाली, ये आपस में लिंक्ड थी क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर थी। लेकिन क्रॉसिंग ओवर ने क्या किया? इन तीन को उधर कर दिया और ये एक इधर ही रह गई। इसका मतलब ये कि क्रॉसिंग ओवर से लिंक्ड जीन सेपरेट हो सकती हैं। लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, लेकिन जितनी वो जीन्स पास पास होंगी उतना उनका सेपरेट होने के चांसेस कम है, और जितनी वो जीन्स दूर दूर होंगी उतने उनको सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा है। अब चूंकि ये तीन इकट्ठी थी और ये अलग थी, ये दूर थी, इसलिए वो सेपरेट हो गई और ये सेपरेट नहीं हुई। इसका मतलब ये दोनों आपस में सेपरेट हो गई हैं, ये वो तीन अलग चली गई और ये अलग चली गई है। तो फार्दर अपार्ट द टू जीन्स लाई, जितनी दो जीन्स एक दूसरे से दूर होंगी, द ग्रेटर आर देयर चांसेस ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर। जितनी दो जीन्स एक दूसरे के दूर दूर पड़ी होंगी क्रोमोसोम के ऊपर, उतनी उनके चांसेस मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट होने के ज्यादा हैं। जितनी दो जीन्स, तीन जीन्स, चार जीन्स, पांच जीन्स टाइटली लिंक्ड होंगी, उनकी आपस में सेपरेशन होने के चांसेस उतने ही कम है। क्यों? क्योंकि जब वो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगी तो डीएनए का सेगमेंट एक्सचेंज होगा, तो ये पांच की पांच जीन्स उस पूरे सेगमेंट में उड़ के दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम की सारी जीन्स लिंक्ड जीन्स हैं, हाँ ठीक है, इकट्ठी रहेंगी, हाँ ठीक है, इकट्ठी रहेंगी, लेकिन क्या सेपरेट हो सकती है? हाँ हो सकती है। कैसे होंगी? क्रॉसिंग ओवर से। जो जीन साथ साथ पड़ी है, बहुत साथ साथ जुड़ी हुई है, वो सेपरेट हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर में भी इकट्ठी चली जाएंगी। तो कौन सेपरेट होगा फिर? जो दूर दूर पड़ी हुई है जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर, जो दूर दूर पड़ी हुई है क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स, वो सेपरेट हो सकती हैं मियोसिस से क्रॉसिंग ओवर से। तो लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। द फार्दर अपार्ट द टू जीन्स लाई, द ग्रेटर द चांसेस ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग मियोसिस। जितनी दूर दूर होंगी उतने ज्यादा चांसेस, ठीक है। अच्छा, अब बुक वाले ने ना ये दो होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बना के, दो नहीं एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना के एक्सप्लेन किया है कि एक ये होमोलोगस पेयर था, ठीक है। तो जब म्यूसिस होती है उसके बाद चार सेल बनते हैं, चार गमीट्स बनते हैं, तो ये चारों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। सिंपल याद रखो, पहले जब म्यूसिस होगी ये दो अलग होंगे, ये दो अलग होंगे, दो सेल बनेंगे, फिर चार सेल बनेंगे। एक सेल में ये आएगा, एक सेल में ये आएगा, एक सेल में ये चारों क्रोमेटिड्स जो कि आपको नजर आ रहे हैं इस क्रोमोसोम के अंदर, ये चारों एक एक गमीट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, म्यूसिस के बाद। अब हमने दो एग्जांपल्स कंसीडर कर ली। एक वो कि म्यूसिस नहीं हुई, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम था जिसके ऊपर कैपिटल डोमिनेंट एलील्स थी, और ये एक होमोलोग का उसका दूसरे का पेयर था, उसका पेयर का दूसरा पार्ट था, काउंटर पार्ट था, उसमें रिसेसिव एलील्स थी। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ये डीएनए ये वाले जो दो क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले जो दो सेगमेंट, ये वाले जो दो क्रोमेटिड्स हैं, ये वाले दो, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये वाले दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये वाले दो भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दो इसके सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दो इसके सिस्टर क्रोमेटिड है। तो ये और ये दो कौन से हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। ये इसका सेंट्रोमेयर है, ये इसके दो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, कोई सेपरेशन, कोई जो है ना वेरिएशन नहीं आएगी, बस ये सेपरेट होंगे और ये एक एक क्रोमेटिड, एक एक क्रोमोसोम जो कि बन जाएगा, वो एक एक गमीट में चला जाएगा। ये वाला इसमें डाल दो, ये एक गमीट बन गया, ये वाला दूसरा ये वाला गमीट बन गया, तीसरा ये वाला गमीट बन गया, चौथा ये वाला गमीट बन गया। कोई चेंजिंग आई है? कोई वेरिएशन आई है? नहीं। कोई चेंजिंग आई, कोई वेरिएशन आई? नहीं। सारी की सारी जो कॉम्बिनेशन बना है देयर ऑल पेरेंटल, सारे वही हैं जो पेरेंट्स में थे। तो अगर ऐसा होता है कि जो जब स्पर्म बने तो सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने,
और जब एग बने तो भी सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने, वेरिएशन ना आए, तो जो बच्चा होगा वो बिल्कुल माँ बाप के जैसा होगा। तो कोई देखेगा शादी पे आप लोगों का कोई रिश्तेदार, तो वो कहेगा यार तू तो बिल्कुल अपनी माँ तक गई, या कोई कहेगा तू तो अपने बिल्कुल प्यो तक गया है। इसका मतलब ये है कि यार उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, ज्यादा वेरिएशन नहीं आई, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थी वही इंटैक्ट रह गई। तो जब वो मिले स्पर्म और एग जो पेरेंटल वाली थे, तो बिल्कुल पेरेंट्स पे चले गए ऑफस्प्रिंग्स, सही। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, और एक ही पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर कर रहा हूं अभी फिलहाल, अब ये दो सिस्टर क्रोमेटिड से इसके, ये दो इसके थे, ये वाले जो दो थे ना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। इसकी वाली ब्लू वाली की कौन सी थी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ये दोनों के दरमियान, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान बन गया क्यासमेटा, ये क्यासमेटा बन गया। ये वाला स्मॉल बी उड़ के इधर आ गया और कैपिटल बी इधर आ गया। ये दो जीन्स को मैंने जो है ना सिर्फ इस एक्सचेंज कर लिया, बस इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लिया क्रॉसिंग ओवर में, बाकी वैसा ही है। देखो क्या हुआ, ये वाला जो है ना ऊपर वाला और नीचे वाला, ये तो क्योंकि ये तो मिले ही नहीं ना एक दूसरे के साथ, तो ये तो इंटरचेंज नहीं हुए, ये दो बीच वाले इंटरचेंज होने, तो ये वाला ऐसे ही आ गया, नीचे वाला भी ऐसे ही आ गया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हुआ, ये कैपिटल ए था, इसकी जगह ये स्मॉल ए आ गया, यानी ये ब्लू वाला सेगमेंट उड़ के रेड वाले की जगह आ गया और रेड वाला सेगमेंट ब्लू वाले की जगह आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लू वाला सेगमेंट उड़ के ऊपर चला गया और रेड वाला सेगमेंट उड़ के नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या था, कैपिटल ए, ये तो कैपिटल ए ही रहा, लेकिन यहाँ पे क्या था कैपिटल बी, वो कैपिटल बी नीचे चला गया इसके पास यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहा स्मॉल बी, वो ऊपर आ गया यहाँ, सही हो गया। और यहाँ पे क्या रहा स्मॉल है, वो यहीं पे रहा। अब हुआ क्या, ये वाला जो स्ट्रैंड बना, ये अब जब गमीट बनेंगे, ये 4 गमीट्स बन गए, ये वाला जो स्ट्रैंड बना, ये तो वही है जो पेरेंट में था, ये वाला जो नीचे वाला बना, ये भी वही है जो पेरेंट में था। लेकिन जो ये दो स्ट्रैंड बने हैं, ये दो क्रॉसिंग ओवर से चेंज हो गए हैं स्ट्रैंड, इनमें इधर का डीएनए सेगमेंट उधर, उधर का डीएनए सेगमेंट उधर, और इसमें से एक जीन हम शो कर रहे हैं सिर्फ बी, कि वो उसमें कैपिटल बी ऊपर से नीचे आ गई है और स्मॉल बी नीचे से ऊपर चली गई। अब ये जो दो गमीट्स बने हैं, ये नई वैरायटी बन गई है। इन गमीट्स को बोलेंगे रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ गमीट्स। क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट टाइप्स। क्या बोलेंगे, अगर तो क्रॉसिंग ओवर ना हो और गमीट में वही क्रोमोसोम एज इट इज आ जाए जो पेरेंट के पास था, तो उसको बोलेंगे पेरेंटल टाइप। और अगर म्यूसिस हो जाए, डीएनए सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाए, तो जो नई वैरायटी बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ द डीएनए सेगमेंट। समझ में आ गई बात, क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ द डीएनए सेगमेंट। तो अब देखो ये कैपिटल ए स्मॉल भी आ गया और स्मॉल ए कैपिटल भी आ गया, ये रिकम्बिनेंट टाइप्स बन गए। तो अगर ये फॉर एग्जांपल पेरेंटल बना, ये पेरेंटल बना, ये रिकम्बिनेंट बना, ये फॉर एग्जांपल में मैं फादर का शो कर रहा हूं, इस तरह मदर में भी बनेंगे पेरेंटल भी और रिकम्बिनेंट भी। तो अगर पेरेंटल पेरेंटल से मिल जाए तो फिर इसका मतलब वेरिएशंस कम आएंगी, अगले जो ऑफस्प्रिंग बनेगा। अगर फादर का भी रिकम्बिनेंट वाला गमीट और मदर का भी रिकम्बिनेंट वाला गमीट आपस में मिल जाए, तो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएगा उन्होंने कहेंगे तू किधर से चला गया है, माँ पे तेरे बड़े चंगे सी, तू किधर चला गया है ना। इसका मतलब ये है कि दोनों तरह से वेरिएशंस आ गई, दोनों तरह से क्रॉसिंग ओवर में रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो गमीट थे वो आ गए। तो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है वो बड़ा यूनिक होगा, उसमें जो वेरिएशंस है वो चेंज होंगी, वो नहीं होंगी जो पेरेंट्स के पास थी। ठीक हो गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना एक टॉपिक और दिया हुआ है बुक में, दैट इज रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इस रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को फाइंड कैसे करना है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को ऐसे फाइंड करना है, ये है क्या, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ, ये एक रेशियो है, तनासुब, प्रोपोर्शन का मतलब तनासुब, किसका तनासुब, ऑफ द रिकम्बिनेंट टाइप्स बिटवीन टू जीन पेयर्स एज कंपेयर्ड टू द सम ऑफ टोटल कॉम्बिनेशंस। टोटल कॉम्बिनेशंस ये बने 4, इन टोटल कॉम्बिनेशंस में से कितने रिकम्बिनेंट बने, यानी रिकम्बिनेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स कितने आएंगे, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बताएगी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दो चीजें बताएगी, एक तो ये बताएगी कि रिकम्बिनेंट टाइप्स कितनी आएंगी, टोटल नंबर के हिसाब से रिकम्बिनेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स कितने आएंगे, एक तो ये रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बताएगी। दूसरी एक और चीज बताएगी, मैं बताता हूं, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप्स, रिकम्बिनेंट टाइप्स जितनी आएंगी दो जीन पेयर्स के दरमियान, ये जो दो जीन पेयर्स ही है ना, इन दो जीन पेयर्स के दरमियान एज कंपेयर टू द सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस, टोटल सम ऑफ कॉम्बिनेशन। तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, रिकम्बिनेंट टाइप्स ओवर द सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है असल में हम इसको परसेंटेज में फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने देखना है कि रिकम्बिनेंट टाइप्स कितने आए हैं और टोटल कितने थे। रिकम्बिनेंट टाइप्स कितने आए हैं और सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन का मतलब सारे कॉम्बिनेशन को प्लस कर लो, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आए हैं उनको भी, जो रिकम्बिनेंट टाइप्स आई हैं उनको भी, सबको प्लस कर लिया, तो वो क्या आ गया, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस। और जो रिकम्बिनेंट वाले बने हैं वो कौन से हो गए, रिकम्बिनेंट टाइप्स। इस रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम ये क्या करेंगे, हम एक हेट्रोजाइगोट, इस जीन पेयर का हेट्रोजाइगोट वाले इंडिविजुअल का क्रॉस कराएंगे डबल होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। मतलब
स्मॉल ए स्मॉल बी रिसेसिव है, डबल होमोजाइगस। होमोजाइगस एक ही बात है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, दोनों होमोजाइगस हैं, दोनों छोटे हैं, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। बुक वाले ने ज्यादा फोर्स करने के लिए कह दिया कि दिस इज होमोजाइगस डबल रिसेसिव है जी, हाँ दोनों छोटे हैं, ठीक है। और हेटेरोजाइगोट इसमें कैपिटल, इसमें स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हेटेरोजाइगोट हो गया, ठीक है। ये इस तरह से लिख रहा हूं मैं, ये इस तरह से लिख रहा हूं, ये इस तरह से लिखा हुआ है क्रोमोसोम के ऊपर शो करके। असल में ये क्या है, असल में ये ऐसे है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। इसका मतलब ये कि ये होमोजाइगस है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये होमोजाइगस है, और ये जो है ना वो हेटेरोजाइगस है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना हेटेरोजाइगोट का हम क्रॉस कराने लगे हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अब जब होमोजाइगस रिसेसिव के गमीट्स बनेंगे तो उसमें तो सेम ही है, तो उसके सारे गमीट्स में यही आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब इसके हेटेरोजाइगोट के गमीट बनाने, हेटेरोजाइगोट के गमीट बनाओ, आधे आधे करने हैं ना, ये एक में चला गया कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरे में चला गया स्मॉल ए स्मॉल बी, ये आ गया, सिंपल है। ये तो तब है ना, ये जो आए हैं दोनों, ये तो तब है कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो फिर क्या होगा, ये स्मॉल बी उड़ के चला जाएगा, कैपिटल बी इधर आ जाएगा, सही है ना। रिकॉम्बिनेंट टाइप्स जिस तरह यहां बनी थी, अगर नहीं हुई क्रॉसिंग ओवर तो कैपिटल ए कैपिटल बी आ गया और स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया, वो तो आ गया, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो फिर क्या होगा, ये स्मॉल बी इधर चला जाएगा और कैपिटल बी नीचे आ जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक हो गया। तो ये जो दो टाइप्स बनी है इसमें सीधा सीधा मैंने लिख दिया, ये पेरेंटल टाइप्स है। और ये जो मैंने लिखी है कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गई और स्मॉल बी के साथ ऊपर से कैपिटल बी नीचे आ गई, ये दोनों है रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, ठीक है। अब ये इसके गमीट्स बन गए, ये इसके गमीट, इसका तो यही था गमीट। अब इस गमीट को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रख के इन चारों गमीट्स को एक तरफ रख के पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ये स्मॉल ए स्मॉल बी था, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये से मिला, ये बन गया। ये स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी से मिला, ये बन गया। ये अब रिकॉम्बिनेंट टाइप्स वाले हैं दो, ठीक है। ये इससे मिलाओ, यहां लिख दो, ये इससे मिलाओ, यहां लिख दो, ठीक है। अब ये जो दो आए हैं, ये वाला ये दोनों पेरेंटल हैं, ठीक है। इसमें देखो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई हुई, सेम टू सेम है ना, ये भी पेरेंट में था, ये भी पेरेंट में था, दोनों पेरेंटल हैं। ये वाले जो दो आए हैं ना, ये नए आए हैं, ये रिकॉम्बिनेंट है। ये दोनों कौन से हैं, ये रिकॉम्बिनेंट है। फॉर एग्जांपल एक एस्टिमेटेड वैल्यू बुक वाले ने लिखी है, एक एवरेज वैल्यू सपोज करके लिखी है कि फॉर एग्जांपल ये वाले जो पेरेंटल आए ये थे 40, ये वाले पेरेंटल आए ये भी थे 40, और जो रिकॉम्बिनेंट आए वो थे 10-10। तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितनी आई हैं, 10 + 10, और टोटल कितनी थी, 40 + 40 + 10 + 10, 40 + 40 + 10 + 10। इसका मतलब क्या हो गया, 20/100, 40 40 80 90 100, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए क्या करना था, द सम ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, ऊपर लिखना था रिकॉम्बिनेंट टाइप्स को, ये आई 10 + 10 कितनी होगी 20, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशंस आई ये, कितने कितने आई, 40 ये आई, 40 ये आई, 10 ये 10 ये, कितने हो गए 100, 40 40 10 10 100। मल्टीप्लाई में क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये 100 इस 100 से कट गया, आंसर क्या आया 20%, सही। तो इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 20%। अब ये 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या बात शो करती है, ये 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये शो करती है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, जिसके ऊपर हम दो जीन्स को पढ़ रहे हैं, ए और बी, ये शो करती है ए और बी के दरमियान डिस्टेंस को। ये शो करती है कि जो ये जीन ए और बी है ना, ये दोनों आपस में 20% दूर हैं। 20% मतलब ये कि हमने ना ये किया हुआ है कि जीन को मैप करने के लिए ना क्रोमोसोम के ऊपर एक यूनिट बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, एक यूनिट बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं मैप यूनिट्स। क्या बोलते हैं, मैप यूनिट्स को छोटा प्यार से लिखते हैं स्मॉल mu, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ए और बी जीन के दरमियान 20 मैप यूनिट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है, 20 मैप यूनिट्स का डिस्टेंस है। इसका दूसरा नाम इसको mu को ना सेंटीमॉर्गन भी कहते हैं, याद रहे तो रख ले, याद ना याद रहे कोई बात नहीं। इसको ना सेंटीमॉर्गन भी कहते हैं। सेंटीमॉर्गन इसलिए सेंटीमीटर से, मॉर्गन TH मॉर्गन एक बड़ा कॉमन बड़ा मशहूर जेनेटिसिस्ट था जिसका आगे हम ड्रोसोफिला में सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, तो उस मॉर्गन की वजह से हमने इसका नाम सेंटीमॉर्गन में रख लिया। 20% अगर कोई अलील आती है
दो जीन्स के दरमियान की जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो निकली 30%, एक की निकली है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 5%, एक की निकली 30%। 5% का मतलब है ये दोनों जीन्स 5 मैप यूनिट्स दूर हैं एक दूसरे से। 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है ये दोनों जीन्स 30 मैप यूनिट्स दूर हैं एक दूसरे से। तो जो ज्यादा पास कौन सी हुई, 5 मैप यूनिट्स वाली, ज्यादा दूर कौन सी हुई, 30 मैप यूनिट्स वाली। इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी जीन पास टाइटली लिंक्ड है और कौन सी जीन जो है वो दूर पड़ी हुई है। समझ में आ गई बात। तो हम इसे ये बताएंगे इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से कि कौन सी जीन्स पास पास हैं, टाइटली लिंक्ड है, उनके जो टाइटली लिंक्ड है उनके चांसेस कम है कि वो एक दूसरे से सेपरेट हो और इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो। जो दूर दूर पड़ी हुई है, ज्यादा मैप यूनिट्स का डिस्टेंस है उनके दरमियान, इसका मतलब ये है कि इनके चांसेस ज्यादा है कि क्रॉसिंग ओवर में आ गया इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, इसमें जो 20% है, दिस परसेंट 1% इज इक्वल टू 1 MU, 1 मैप यूनिट। 20% का मतलब है कि दोनों के दरमियान 20 मैप यूनिट का डिस्टेंस है। समझ में आ गई ये बात। तो उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक की आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें से जो फेमस शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डिफाइन लिंकेज ग्रुप, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर देयर इन इंडिविजुअल, कितने लिंकेज ग्रुप्स होंगे जितने उसके ऊपर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, व्हाट इज मेंट बाय द एन ब्लॉक जीन लिंक्ड जीन्स। ठीक है, उसके बाद ये कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी एक जीन लिंकेज जो है ना वो क्रोमोसोम एक्स के ऊपर कौन सी है और 11 के ऊपर कौन सी है। ठीक है, और फिर ये बात कि भाई वाई द why two closely packed linked genes do not obey the law of independent assortment, वो क्यों नहीं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को जो है ना ओबे कर रही। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन बता दें, क्रॉसिंग ओवर को लिख के दिखा दें किस तरीके से, उसका क्रॉस बना के दिखा देंगे किस तरीके से होगा। और ये कि जितनी दूर होंगी दो जीन्स उतने उनके चांसेस ज्यादा हैं सेपरेशन होने के। उसमें क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, फाइंड कैसे करते हैं, ये सारे का सारा इसमें से क्रॉसिंग ओवर पे भी लॉन्ग आया हुआ है बोर्ड में, जीन लिंकेज में भी लॉन्ग आया हुआ है बोर्ड में, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी लॉन्ग आया हुआ है बोर्ड में। मल्टीपल टाइम्स इन बातों को शॉर्ट में पूछा जा चुका है। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन इसको जल्दी से क्विकली एक दफा रीड कर लें बुक से, ताकि कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, जीन लिंकेज पेज नंबर है जी 181। इस जीन लिंकेज को देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेस न्यूमरस कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय थाउजेंड ऑफ जीन्स। कहता है हर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारी खुसूसियात हैं जो कि हजारों जीन को कंट्रोल कर रही हैं, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज लिमिटेड, लेकिन नंबर क्रोमोसोम्स का नंबर थोड़ा है। Therefore, each chromosome must carry many genes on it. इसका मतलब हर क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स होनी चाहिए। All genes located on the same chromosome are linked to each other. This phenomenon of staying together of all the genes of a chromosome is called linked gene. जी हाँ, जीन लिंकेज। इसका मतलब ये कि एक क्रोमोसोम में जितनी भी जीन्स हैं वो सारी आपस में एक साथ हैं, इनको बोलते हैं जीन लिंकेज या लिंकेज ग्रुप। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने जीन लिंकेज ग्रुप्स होंगे जितने उसके पास होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। मैन हैज 23 लिंकेज ग्रुप्स, मैन के पास 23 हैं। जीन्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गाउट एक लिंकेज ग्रुप ह्यूमन एक्स के ऊपर है। सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, अल्बिनिज्म दूसरे के ऊपर क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर है। जीन लिंक्ड जीन्स हुज लोकाई आर क्लोज टू ईच अदर डू नॉट ओबे द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। जो साथ साथ पड़ी हुई है वो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ओबे नहीं करेंगी, बिकॉज दे कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग मेयोसिस, क्योंकि ये अकेली नहीं जा सकती। जीन लिंकेज आल्सो मिनिमाइज द चांसेस, ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। क्रॉसिंग ओवर पे आ जाओ। लिंक्ड जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। लिंक्ड जीन्स जो है ना वो क्रॉसिंग ओवर सेपरेट हो सकती हैं। क्लोजर द टू जीन लोकाई, जितनी वो साथ साथ पड़ी होंगी, मोर स्ट्रांगली जीन लिंक, उतनी ज्यादा स्ट्रांगली जीन लिंकेज होगी। फार्दर अपार्ट द जीन लाइन, जितनी दूर दूर होंगी, ग्रेटर द चांस ऑफ ग्रेट सेपरेशन, उनका चांस ज्यादा है सेपरेशन होने के। क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन स्टेट क्रोमोसोम, ये डेफिनेशन हो गई। लेट अस विजुअलाइज क्रॉसिंग ओवर by considering one pair of homologous chromosome, the homologous pair length of point to point locus to locus। मैंने बताया कि इनकी जो पेयरिंग है बड़ी एग्जैक्टली पॉइंटेड और हाईली स्पेसिफिक है। लोकस टू लोकस पेयर करेंगे आपस में, जीन के सामने जीन आएगी, ये नहीं है कि पहली जीन के सामने चौथी जीन आ जाए। Chiasmata बनेंगे। क्रॉसिंग ओवर अकर 4 strand stage between the non-strict chromatid may take place at more than one place of chromosome exchange of chromosome logically means exchange of DNA और genes। इसमें क्रोमोसोम एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि डीएनए एक्सचेंज हो रहा है, जीन्स एक्सचेंज हो रही है। As the alleles of non-sister chromatids are different, an exchange between the segments results in a recombination of the genes। कहता है क्योंकि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान अलील्स मुख्तलिफ भी हो सकती है। अगर तो होमोजाइगस होगा फिर तो सेम होगी, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस होगा तो दोनों अलील्स क्या हो सकती है, मुख्तलिफ भी हो सकती है एक दूसरे से। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ना सही है। तो इसने जो ये हमने पढ़ा ना अभी, इसने इसको बुक वाले ने टेक्स्ट में लिखा है, द अलील स्मॉल बी क्रॉसेस ओवर टू द होमोलोग कंटेनिंग अलील कैपिटल ए एंड अलील कैपिटल बी कम्स ऑन टू द होमोलोग ऑफ ए। मतलब देखो उसने कहा कि ये जो स्मॉल बी है जो कि इसके पास स्मॉल ए के पास थी, वो कैपिटल ए के पास चली जाएगी और जो कैपिटल बी है वो नीचे आ जाएगी। देन द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बाय ओपनिंग ऑफ द chiasmata, वो सेपरेट हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स आल्सो सेपरेट, वो सेपरेट हो जाएंगी और इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बनके 4 हैप्लॉइड गमीट्स के अंदर चली जाएंगी। 4 टाइप्स ऑफ गमीट्स बनेंगे, 2 विद पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिंक्ड जीन ये वाली, और 2 रिकॉम्बिनेंट ये दरमियान वाली दो। ठीक है, इफ क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर ओनली द 2 पेरेंटल टाइप ऑफ गमीट्स। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो फिर सारे के सारे पेरेंटल होंगे।
पेरेंट टाइप ऑफ गमीट प्रोड्यूस पेरेंट टाइप ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो साथ में ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की वही है डेफिनेशन सारी जो मैंने सबको एक्सप्लेन की थी। इसको एक दफा मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जहां पे हमने पढ़ा था पेज नंबर 170, उसके ऊपर डब्बे के नीचे जो बॉक्स के नीचे जो पैराग्राफ लिखे उसको पढ़ लो। जीन्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकाई ऑन द क्रोमोसोम, हमें पता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जीन्स तब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगी जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। All the genes present on the homologous pair of chromosome are linked to each other in the form of linkage group. सारी जीन्स जो कि एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई है वो सारी लिंकेज ग्रुप के फॉर्म में जुड़ी हुई है। देखो ये बात वहां पे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करनी थी डिटेल में, इसलिए मैंने वहां पे छेड़ी नहीं थी। These cannot assort independently, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है सारी जुड़ी हुई है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकती। Those traits assort independently whose alleles are riding on the non-homologous chromosomes, वो assort independently करेंगी जो कि डिफरेंट homologous chromosomes के ऊपर पड़ी हुई है। जो डिफरेंट homologous chromosomes उनको कह रहा है non-homologous chromosomes। P has 7 homologous pairs of chromosomes, हमें पता है। Mendel knew nothing about, Mendel को कुछ नहीं पता था। The trait he studies were confined to only 4 chromosomes। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर 7 क्रोमोसोम 7 पेयर ऑफ ट्रेट पड़ी है, उसने तो कम से कम 7 डिफरेंट होमोलोगस पेयर्स के ऊपर तो पड़ी होनी चाहिए थी जीन्स। तो 4 के ऊपर फिर इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कैसे हो गई? जो 4 के ऊपर इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हुई है, इसका मतलब ये है कि उनमें से जो 2 जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी होंगी वो दोनों एक दूसरे से इतनी फर्दर अपार्ट होंगी कि वो भी क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट हो सकती होंगी, ठीक है। अच्छा, द ट्रेट ही वाज स्टडीड ओनली कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है महदूद, टू ओनली 4 क्रोमोसोम। ही रिपोर्टेड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ दोस ट्रेट हुज जीन्स वर आइदर ऑन द डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम, कहता उसने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ट्रेट्स बताई हैं या तो वो मुख्तलिफ क्रोमोसोम के ऊपर थी और वर सो फार अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द सेम क्रोमोसोम दैट दे अपीयर टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, या फिर वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर इतनी दूर थी कि वो क्रॉसिंग ओवर से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करके। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद है कि सारी बात जो है ना वो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।